हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रश्नों पर और यह एक श्रृंखला चल रही है, सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ का यह 9वां पार्ट है क्योंकि इसके पहले हमने 8 पार्ट के माध्यम से कुल 400 एमसीक्यूज़ को हल किया है। और ये सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, यह न केवल आपकी पीसीएस जेएस की परीक्षा के लिए बल्कि अन्य जो भी परीक्षाएँ हैं, जहाँ पर भारतीय संविधान को सिलेबस में रखा गया है, खास करके न्यायिक सेवा की परीक्षाएँ, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत अलग-अलग राज्यों की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, उनको भी शामिल किया गया है। तो आप इसके पहले के 400 प्रश्न को ज़रूर देखें और इसके आगे के जो क्रम है, ये निरंतर इस तरीके से हम चलाएँगे ताकि संविधान को एक व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया जाए और इसका प्रश्नों का संकलन जो है आपको वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं इस 9वें पार्ट को और देखते हैं आगे के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला प्रश्न है इसके अंतर्गत कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद यह किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? तो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होती है यह जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 को जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है। तो पहला खंड जो है अनुच्छेद 75 का, इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह प्रधानमंत्री की सलाह पर भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति की बात की पूछा गया है तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 75 के तहत। तो यहाँ पर मंत्रिपरिषद से तात्पर्य क्या है कि एक परिषद है जिसके अंतर्गत जितने मंत्री हैं वो आते हैं। तो उस परिषद के अंतर्गत जितने भी मंत्री हैं सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 75 का ही दूसरा खंड ये कहता है कि ऐसे जो मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। यह बात जो है दूसरे खंड के अंतर्गत बताई गई है। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, तो केंद्र में मंत्री किस अवधि के लिए नियुक्त हो सकता है? तो प्रश्न जो है किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका सीधा-सीधा अर्थ यही है कि अगर कोई व्यक्ति है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी उसको मंत्री बनाया जा सकता है और जब ऐसा व्यक्ति मंत्री बनता है, वो अधिकतम 6 महीने तक वह मंत्री पद पे रहेगा। 6 महीने जैसे बीतेगा वह उसको मंत्री पद उसका समाप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 6 महीने के अंदर उसको किसी न किसी सदन की उसको सदस्यता लेनी आवश्यक है। तो संसद का है तो वहाँ पर 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, तो इन दोनों में से किसी की सदस्यता उसको लेनी होगी। तो इसी के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था, उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति जिसको मंत्री नियुक्त किया गया है, वह 6 महीने के अंदर किसी सदन का सदस्य उसको होना आवश्यक है और जैसे ही 6 महीना बीत गया, अब दोबारा फिर से उसको 6 महीने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, बल्कि अब उसको उस पद पर तभी नियुक्त किया जाएगा जबकि वह किसी सदन का सदस्य हो जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद का प्रावधान किया गया है या प्रधानमंत्री पद का पहली बार उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 74 को जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह जो है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है और इसी में पहले खंड के अंतर्गत यह बताया गया कि जो एक मंत्री परिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए होती है, उसका जो मुखिया होगा वह प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो पहली बार प्रधानमंत्री शब्द का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 74 के पहले खंड के अंतर्गत देखने को मिलता है और किस रूप में मिलता है कि जो मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए उसका एक मुखिया होगा, वही मुखिया प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो अनुच्छेद 74 खंड 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार आप देख रहे हैं, यह दिया गया है अनुच्छेद 75 में और इसी में यह बताया गया कि प्रधानमंत्री की अनुच्छेद 75 में ही पहले खंड के अंतर्गत बता दिया गया कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए तो इन्हीं के परामर्श से अन्य मंत्री नियुक्त किए जाएंगे। फिर आता है दूसरा खंड, इसमें बताया गया कि ये सारे मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करने के लिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है इस तरीके का भी प्रश्न कि मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्षमादान की शक्ति जो है यह आप देखते हैं कहाँ पर दी गई है। तो क्षमादान की शक्ति जो है यह अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। यह क्षमादान की शक्ति किसकी है? तो राष्ट्रपति की है। और इसी के साथ-साथ अनुच्छेद 72 को जब देखते हैं तो 161 भी आपको पता होना चाहिए, चूँकि दोनों ही क्षमादान से संबंधित है। 161 जो है राज्यपाल और 72 जो है वह राष्ट्रपति की शक्ति है। उसके बाद आता है दूसरा खंड,
तो इसमें है संघ की कार्यकारी शक्ति किसके अंतर्गत दी गई है, तो यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत दी गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में आप देख रहे हैं अनुच्छेद 75 प्रावधान किया गया है। और अटॉर्नी जनरल या जो महान्यायवादी होते हैं उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। तो अनुच्छेद 76 जैसे ही देखते हैं वैसे ही आपके दिमाग में 165 भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार से यह जो सुमेल है यह है, यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है यही सही होगा दूसरा, कि 4 3 2 1। तो पहले का चौथा है, बी का तीसरा है और सी का दूसरा और डी का पहला, यही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो विधान परिषद की अध्यक्षता जो है यह किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा नहीं होती है, उपराष्ट्रपति ये तो राज्यसभा के होते हैं, तो ये विधान परिषद के अध्यक्ष नहीं होंगे। तो इनमें से किसी के द्वारा नहीं की जाती है। और इसके बारे में अनुच्छेद 182 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वह आपस में जितने सदस्य हैं उसी में से एक व्यक्ति को उसका जो है सभापति या उपसभापति चुना जाएगा। एक व्यक्ति को सभापति और दूसरे को उपसभापति। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो नियुक्ति होती है या चयन होता है वो किया जाता है 182 के तहत। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का सदस्यता के बिना एक व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य कितने दिन तक रह सकता है। तो राज्य के मामले में पूछा जा रहा है, तो चाहे वह राज्य का मामला हो या केंद्र का मामला हो, वह जो है सदन का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी वह मंत्री बन सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अधिकतम 6 महीने के लिए ही मंत्री पद पर रह सकता है, उससे ज्यादा समय के लिए वह पद पर नहीं रह सकता। उसके अंदर ही उसका चुनाव होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 166 खंड 3 के अनुसार राज्यपाल बनाएगा। तो राज्यपाल जो है यह क्या बनाएगा या किसके लिए, यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो सिविल सेवकों की सेवा शर्तों के विनियमन के लिए नियम, यह जो है राज्यपाल के द्वारा नहीं बनाया जाता है। राज्य विधानसभा सदस्यों की आचरण से संबंधित आवश्यक जांच हेतु नियम, यह भी उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि 166 के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किया जाए, इसके लिए जो नियम है वह बना सकता है। तो प्रावधान जो है अनुच्छेद 166 के अंतर्गत जो है यह दिया गया है तीसरे खंड में। तो तीसरा खंड जो है यह कहता है राज्य की सरकार का संचालन करने के लिए यहाँ पर जो राज्यपाल है वह इस तरीके के नियम बना सकता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो है इसके लिए आपको अनुच्छेद 75 का तीसरा खंड देखना है। और इसी में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो प्रावधान कहाँ है, अनुच्छेद 75 के खंड 3 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो वह राष्ट्रपति में निहित होती है, और राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसमें, राज्यपाल में निहित होती है। प्रावधान 154 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा कि अनुच्छेद 75 में जैसे बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह किसके द्वारा की जाएगी, तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति की जाती है, वह किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो नियुक्ति इसलिए यहाँ पर शब्द यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होता है वह हम एक विधानसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव करते हैं, और फिर उन्हीं में से एक व्यक्ति को जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, और लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति जो है उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मामले में यह निर्णय दिया गया कि प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री संवैधानिक न्यास के अधीन है। तो संवैधानिक न्यास के अधीन है, यह निर्णय दिया गया था मनोज नरूला बनाम भारत संघ का मामला है। तो संवैधानिक न्यास के अधीन से तात्पर्य यह है कि जो देश की संपत्ति है या देश की शासन व्यवस्था है उस पर एक न्यासी, एक विश्वास पात्र व्यक्ति की तरह उनको सौंपा जाता है, और उसी रूप में वह कार्य करेंगे, अपने उस न्यास का भंग नहीं करेंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। वह किसी भी संपत्ति के या अन्य जो प्रॉपर्टी है, देश की व्यवस्थाएं हैं, उसके स्वामी नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से न्यासी हैं, और वह जनता के लिए वह जो है उस पावर को या संपत्ति को वह धारण करते हैं, और जनता के लिए उनका कार्य करने का दायित्व है।
अगला प्रश्न है, संविधान को कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है? एक व्यक्ति है वह 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यह जो है अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है। यह प्रावधान हमेशा से नहीं था, बल्कि इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया है। तो 1956 के द्वारा इसको जोड़ा गया और अनुच्छेद 153 के अंतर्गत यह संशोधन किया गया और संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा, लेकिन परंतु किसी के अंतर्गत जोड़ दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपना पद भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करता है? तो राज्यपाल जो होते हैं वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। बाकी जो निर्वाचन आयुक्त हैं या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इनको हटाने की एक अपनी प्रक्रिया है। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के पद त्याग की स्थिति में त्यागपत्र किसको संबोधित किया जाएगा? तो इसमें आपने एक देखा कि इनकी जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। तो अगर राज्यपाल को अपना पद त्यागना होगा तो अपना त्यागपत्र भी अपने नियुक्ति वाले अधिकारी को ही देंगे, राष्ट्रपति को ही देंगे। तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है, प्रावधान 156 दूसरे खंड के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 156 खंड 2 में दिया गया है कि वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित अपना जो पद है वह त्याग सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 156 खंड 3 के अनुसार राज्यपाल जो है इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 156 खंड 3 को देखेंगे तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो राज्यपाल हैं अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए अपना पद धारण करते हैं, लेकिन उनका जो पद है वह समाप्त हो जाने के पहले भी वह अपना जो पद त्याग है वह कर सकते हैं। तो पद त्याग के बारे में अनुच्छेद 156 के दूसरे खंड के अंतर्गत प्रावधान दिया गया है और 156 के खंड 3 में ही एक परंतु लगाया गया है कि वह 5 साल बीत जाने पर भी तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी न आ जाए। तो सामान्य नियम देखेंगे, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक वह पद अपना धारण करेगा। यहाँ पर पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की मृत्यु की स्थिति में अगले राज्यपाल की नियुक्ति तक कौन पद संभालता है या कौन पद धारण करता है? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 160 को जब देखेंगे तो 160 जो है यह कहता है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन। तो राज्यपाल की मान लीजिए मृत्यु हो जाती है या पद त्याग देता है या उसका पद खाली हो जाता है, एक तरीके की आकस्मिकता आ गई, तो ऐसी स्थिति में अब उसके कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में वह सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश कोई भी न्यायाधीश यह नहीं पद धारण करेंगे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में है वह नियम यहाँ नहीं लागू होगा, बल्कि जो है इसके लिए राष्ट्रपति जो है जो ठीक समझता है उस तरीके का उपबंध कर सकता है। क्योंकि राज्यपाल क्या है कि राष्ट्रपति का ही एक प्रतिनिधि है और वह राज्यों में कार्य करता है। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है या कोई इमरजेंसी प्रोविजन के कारण उसका पद खाली हो जाता है, तो फिर उसके पद का दायित्व संभालने के लिए जैसा भी वह प्रावधान करे उसी के अनुसार पद संभाला जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो क्षमादान की शक्ति के बारे में प्रावधान आपने देखा अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दिया गया है राज्यपाल के और 72 में राष्ट्रपति के बारे में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है कि वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यह बात सही है, वह उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति नहीं करता, बल्कि क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बल्कि हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ अर्थात लोअर कोर्ट हैं वहां पर जजों की नियुक्ति वह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह बात सही है। दूसरा है, राज्यपाल जो है सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर ही कार्य करने के लिए बाध्य है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि
राज्यपाल के पास कुछ स्वविवेकी शक्तियाँ भी हैं, इसलिए हमेशा वह मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इसीलिए देखेंगे कई राज्यों में कई बार इस तरीके की संकट की स्थिति भी पैदा हो जाती है, खास करके जहाँ पर केंद्र की सरकार किसी अन्य दल से है और राज्यों की सरकार किसी अन्य दल से है। तो वहाँ पर राज्यपाल जो है अक्सर अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए कई बार जो है राज्यों के बीच में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है केंद्र और राज्य के बीच में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग नहीं करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है मेंस के लिए। यह स्टेटमेंट जो है बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जो एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्य का केस है, यह केस 2001 का है। इस मामले में यह निर्णय दिया गया था कि राज्यपाल जो है राजनीतिक स्वार्थ की बेदी पर या तो राजनीतिक जिम्मेदारी या संसदीय परंपराओं का त्याग उनको नहीं करना चाहिए और उनको अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। यह केस है एस आर चौधरी बनाम पंजाब राज्य, और इस केस को आप लोग किताब से ज़रूर देख लेंगे एक बार, क्योंकि ये मेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और बीच-बीच में जैसा कि आप केंद्र और राज्यों के बीच में कई बार तनाव की स्थिति देखते हैं जब विरोधी पार्टियों की सरकारें एक दूसरे के यहाँ होती हैं, तो इस तरीके की स्थिति पैदा होती है। तो क्योंकि जो राज्यपाल होता है वह केंद्र का प्रतिनिधि होता है, वहाँ पर उसको नियुक्त किया जाता है केंद्रीय सरकार के द्वारा। पता चला राज्यों में किसी अन्य पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु आपने एक देखा था, एक बार फिर से देख लेंगे। अगर राष्ट्रपति हैं या राज्यपाल हैं, तो इनके लिए जो आयु है वह 35 वर्ष है। विधान परिषद या राज्यसभा, इनकी जो उम्र है वह जो है 30 साल है। बाकी लोकसभा और विधानसभा, इसकी उम्र जो है वह 25 साल है। तो इस प्रकार से 25, 30, 35 यह 3 प्रकार की जो है पदाधिकारियों की न्यूनतम आयु है, जिसके लिए वह उस पद पर नियुक्त की जा सकते हैं। तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है और यह प्रावधान जो है भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद वाले किसी राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर किसका विनिश्चय अंतिम होगा? तो अगर यह प्रश्न उठता है कि किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल में प्रस्तुत किया गया कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो विधानसभा का स्पीकर होगा या विधानसभा अध्यक्ष होगा, उसका जो विनिश्चय है वह अंतिम होगा। इसी प्रकार से लोकसभा के मामले में देखते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष का जो विनिश्चय है वह अंतिम होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 163 के अधीन राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों को निम्न में से किस प्रकरण में न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन लिया गया है? तो कोई भी जो शक्तियां होती हैं राज्यपाल की, उसका जो है न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यह जजमेंट है नबाम रबिया और बामन फेलिक्स बनाम उपसभापति का केस। यह केस जो है 2016 का है और इसमें यह कहा गया कि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, जिनका जो है राज्यपाल अपने विवेक से प्रयोग करते हैं, वह जो है आत्यांतिक नहीं है, बल्कि उसका जो है जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संसद की संरचना में क्या शामिल है? इसका तात्पर्य यह है कि संसद जो है एक संस्था है और यह संस्था जो है किन बातों से मिलकर के बनती है। तो संसद के 3 अंग हैं, एक तो राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है और तीसरा राष्ट्रपति है। और इसके तीनों से जब होकर के कोई विधेयक गुजरता है, तभी वह जाकर के फाइनल अधिनियम बन पाता है या विधि बन पाती है। तो इस प्रकार से संसद के जो है 3 अंग हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यसभा है और लोकसभा है। और ऐसा जो प्रावधान है, यह दिया गया है आपका अनुच्छेद 79 के अंतर्गत। इसी प्रकार का जो प्रावधान है आपको अनुच्छेद 168 में मिलता है। वहाँ पर राज्यों के बारे में बताया गया कि राज्य का जो विधानमंडल है, वह कैसे मिलकर के बनेगा। तो वहाँ पर बताया गया है कि वहाँ जो है राज्यपाल और राज्यपाल के साथ-साथ जिस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर दोनों सदन, और जहाँ पर एक सदन की व्यवस्था है, वहाँ पर राज्यपाल और विधानसभा। इनसे मिलकर के राज्य विधानमंडल का निर्माण होता है। तो 79 और 168 एक साथ देखेंगे।
तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर के बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से भी प्रश्न आपसे कभी-कभी घुमा-फिरा करके पूछा जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा होंगे या इसी शब्द का प्रयोग किया गया है या दोनों सदनों का प्रयोग शब्द का किया गया है या किस तरीके से किया गया है। तो ये कुछ बारीकियाँ होती हैं जिनको पढ़े रहेंगे तो चीज़ें दिमाग में रहती हैं। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहूत करता है? अब संसद का जो सदन है उसको कौन बुलाएगा, उसका सत्रावसान कर सकता है, विघटन कर सकता है, ये सारी बातें किसके पास अधिकारिता होती है। तो इसके लिए आप अनुच्छेद 85 को देखेंगे। तो अनुच्छेद 85 जो है इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद का सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करना या उसका विघटन करना, ये सारी शक्तियां जो हैं किसके पास हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो अनुच्छेद 85 यहाँ पर एक बार देख लेंगे क्या प्रावधान किया गया है। तो राष्ट्रपति जो है समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा अर्थात बुलाएगा। राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के सदनों का सत्रावसान कर सकता है या उसका विघटन कर सकता है। ये तीनों बातें, तीनों शक्तियाँ जो है यह राष्ट्रपति के पास होती हैं। अगला प्रश्न है, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो वर्ष में कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए और 2 बार से तात्पर्य यहाँ पर कई बार आपसे कन्फ्यूज़ भी करता है। एक सदन की बैठक हुई, उसके बाद दूसरी हुई, इन दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर तीसरी होती है। तो अब यहाँ पर कई बार जो है लोक सेवा आयोग या अन्य संस्थाएँ जो है, वह प्रश्न इस तरीके से भी पूछी हैं कि 1 साल में अधिकतम कितनी बैठक हो सकती है? तो 1 साल में अधिकतम कितनी बैठक हो सकती है? तो यहाँ पर 3 आएगा। 3 इसलिए आएगा, मान लीजिए 1 जनवरी को कोई बैठक होती है 2025 में, 1 जनवरी को हुई, उसके बाद फिर वह जून में होती है, फिर जाकर के वह दिसंबर में हो गई। तो 6 महीने का से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 1 वर्ष के अंतर्गत अधिकतम अगर बैठक की बात पूछी जाए कभी, तो 3 बैठक हो सकती है। सामान्य नियम क्या है? वर्ष में कम से कम 2 बैठक तो होनी ही चाहिए। तो इस तरीके से भी आप जो है चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं और यहीं से कन्फ्यूज़ किया एक बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस तरीके का प्रश्न बनाया था और इसमें बहुत सारे लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने गलतियाँ की थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को क्या कहते हैं? तो लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को सत्रावसान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कुछ सदस्यों का नामांकन कर सकते हैं या मनोनयन कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो कुछ सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वह केवल और केवल राज्यसभा में किया जाता है। पहले लोकसभा में भी इंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का किया जाता था, लेकिन अब जो है 100 जो 4वां संविधान संशोधन है उसके तहत इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान की बात करें तो केवल और केवल राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 80 खंड 3 कहता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्देशित कर सकते हैं जो कि साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान, अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 331 जो है यह प्रावधान कहता था कि लोकसभा में 2 या अनधिक एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं इनका नाम निर्देशन किया जा सकता है, लेकिन 100 जो चौथा संविधान संशोधन है उसके बाद अब जो है यह मनोनयन का प्रावधान जो है वह समाप्त कर दिया गया। अर्थात अब एंग्लो इंडियन के नाम निर्देशन का प्रावधान अब समाप्त हो गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन जो है यह किया जा सकता है। कब किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है? तो राज्यसभा का विघटन तो होता नहीं है, इसलिए लोकसभा का ही विघटन किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। यहाँ पर उसको मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होता है। इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है वह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जो है स्थापित होती है। इसलिए लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए यह जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को नाम मात्र का दिया गया है। अर्थात वह राष्ट्रपति जो है वह विघटन तो कर सकता है, लेकिन वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ऐसा नहीं कर सकता है। इसके लिए उसकी सलाह की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के मध्य अंतराल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है?
तो अंतराल की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 महीना। तो 6 महीने के भीतर जो है सत्र का आयोजन होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में क्या सत्य है? तो राज्यसभा के संबंध में यहाँ पर कौन सा कथन सही है, इसको देखेंगे। तो पहला है कि इसकी अवधि 5 वर्ष होती है। तो यह बात सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा की जो सदस्यों की अवधि है, सदस्यों की अवधि की बात करें तो यह जो है 6 वर्ष होती है, और राज्यसभा की अवधि की बात करें तो इसकी कोई अवधि नहीं है, बल्कि यह क्या है, एक परमानेंट सदन है, एक अस्थायी सदन है। इसलिए जो पहला विकल्प है यह सही नहीं है, गलत है। दूसरा है कि यह एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निवृत्त हो जाते हैं, यही कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है कि राष्ट्रपति के द्वारा विघटित की जा सकती है, तो जो राज्यसभा है इसका विघटन नहीं होता है। और चौथा है कि यह एक स्थायी सदन है जिसके 2/3 सदस्य प्रत्येक 10 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो यह बात गलत है। प्रत्येक 10 वर्ष पर नहीं, बल्कि प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो यह जो है अनुच्छेद 83 को देखेंगे और 80 को देखेंगे तो यहाँ पर इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान मिल जाएगा। राज्यसभा के सदस्य, यहाँ पर फिर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, तो यह बात सही नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि राज्य की जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, खास करके जो निर्वाचित सदस्य हैं, इनके द्वारा ही उनका निर्वाचन किया जाता है। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो विधान सभा के मनोनीत सदस्य हैं, उनके द्वारा राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत चौथे खंड में यह बात बताई गई है। तो अनुच्छेद 80 खंड 4 को जरूर देखना है, क्योंकि ये सारे जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ अगर आप अपना बेयर एक्ट देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सारी गलतियां जो भी होंगी वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो अनुच्छेद 80 खंड 4 में यह बताया गया कि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। तो मनोनीत किए जाने की कोई बात ही नहीं है, दूसरा विकल्प सही है। अनुच्छेद 80 खंड 4 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और इनका निर्वाचन जो है वह डायरेक्ट नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता, बल्कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों का नाम निर्देशित करने की शक्ति है, तो किस श्रेणी के लोग यह इसके लिए पात्र नहीं है? तो 12 जो क्षेत्र बताए गए हैं जहाँ से इनका मनोनयन किया जाता है, तो वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा, इस तरीके से उनके पास योग्यता होनी चाहिए। तो साहित्य, विज्ञान, कला यह तो है, लेकिन राजनीति जो है यह कोई आधार नहीं है कि इस आधार पर राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदन के सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर उसका पद जो है वह रिक्त घोषित कर दिया जाएगा? इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई किसी सदन का कोई सदस्य है और सदन को बताए बिना वह लगातार 60 दिन तक गायब रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, उसका पद मान लिया जाएगा कि अब खाली है। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 101 खंड 4 के अंतर्गत दिया गया है। अवधि यहाँ पर जरूर याद रखेंगे, 60 दिन की अवधि है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन भारतीय संविधान के अधीन किस अनुच्छेद में किया जाता है और किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। तो लोकसभा अध्यक्ष की जो निर्वाचन है इसके बारे में प्रावधान देख लेंगे। सबसे पहले यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो अनुच्छेद 93 जो है यह प्रावधान करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे नियुक्त किया जाएगा। तो 93 के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य जो होते हैं उन्हीं के बीच में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष जो है वह नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार से राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसको भी देखना होगा। तो राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति होता है, अर्थात जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बना है वह अपने आप राज्यसभा का सभापति हो जाता है। रही बात उपसभापति की, तो उपसभापति का जो है चुनाव होता है, जो राज्यसभा के सदस्य हैं उसी अपने में से ही एक व्यक्ति को उपसभापति चुन लेते हैं राज्यसभा के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर अनुच्छेद 93 को और अनुच्छेद 89 को
89 को, दोनों को ही एक साथ याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पद की गोपनीयता की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है? तो सामान्यतः क्या होता है कि एक व्यक्ति है, जब कोई पद धारण करता है तो उसको उस पद की गोपनीयता की शपथ दी जाती है, ताकि वो अपने पद का जो है, जो बातें पद पे रहने के कारण उसको प्राप्त हुई हैं वह उनको पब्लिक न कर दे। तो यहाँ पर जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, इनको अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि यह शपथ किस चीज की लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य के रूप में यह अपना पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब इन्हीं में से एक व्यक्ति को, जैसे छात्रों के बीच में से एक व्यक्ति को छात्र नेता या छात्र संघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसी तरीके से इन्हीं में से आपस में एक व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बन सकते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को अपने पद की गोपनीयता की शपथ ले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा का अध्यक्ष केवल लोकसभा के सदस्य के रूप में पद ग्रहण करता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए अब लोकसभा का अध्यक्ष कोई व्यक्ति बन गया और अब वह क्या करना चाहता है, अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो किसको देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देगा। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपस में एक दूसरे को जो है देते हैं त्यागपत्र, उसी प्रकार से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अपना त्यागपत्र एक दूसरे को दे देते हैं। तो अनुच्छेद 94 खंड ख यही यहाँ पर जो है प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, सदन के विघटन के पश्चात अध्यक्ष, यहाँ पर कौन सा कथन सही है? मान लीजिए लोकसभा का सदन से विघटन तो केवल लोकसभा का ही होता है, तो राज्यसभा का तो होता नहीं। यहाँ पर विघटन शब्द आ जाए तो यहाँ पर हमें राज्यसभा नहीं समझना है, बल्कि केवल और केवल लोकसभा समझना है। तो जब सदन का अर्थात लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो अध्यक्ष है तत्काल अपने पद से हट जाता है, यह बात सही नहीं है, बल्कि वह अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि लोकसभा का पहला अधिवेशन न हो जाए। तो अध्यक्ष पद पर बना रहता है और सदन के विघटन के बाद भी लोकसभा के पहले अधिवेशन तक अपने पद को धारण किए रहता है। तो यह बात जहां पर दूसरा जो है कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला स्पीकर था? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है और आगे भी उम्मीद रहेगी। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष या जो प्रथम स्पीकर हैं वह जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे। और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अनंत शयनम, अनंत शयनम जो है इसके उपाध्यक्ष थे। तो पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और पहले उपाध्यक्ष जी अनंत शयनम थे। तो इसकी जो गठन है वो 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के दल बदल के आधार पर अनर्हता के प्रश्न का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, मान लीजिए वह दल बदल कर देते हैं, या जिस दल से उन्होंने जो है लोकसभा की सदस्यता हासिल की थी, बाद में वह उस दल को छोड़ करके किसी अन्य दल में चले जाते हैं, और जब वो जाते हैं उस दौरान वो अध्यक्ष रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने दल बदल किया है या नहीं, तो लोकसभा के द्वारा निर्वाचित सदस्य के द्वारा जो है इस प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा कि उनका वो योग्य हैं या निर्योग्य हो गए। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितना होगा? तो 5 वर्ष तो होगा ही। यहाँ पर 3 विकल्प में आपको दिया गया है, लेकिन कब से 5 वर्ष? जिस दिन वह पद ग्रहण करते हैं उस दिन से 5 वर्ष। यहाँ पर शपथ ग्रहण भी दिया है, यह भी कंफ्यूजित कर सकता है। निर्वाचन की घोषणा भी दी गई है, लेकिन जिस दिन वह अपना पद धारण करते हैं उस तारीख से 5 साल तक वह अपने पद पर बने रहेंगे। अब यह प्रावधान भी आप देख लेंगे अनुच्छेद किसके अंतर्गत दिया गया है। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 67 के अंतर्गत दिया गया है, अनुच्छेद 67 के अंतर्गत, कि वह जो है अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 साल तक बने रहेंगे। और इसी में बताया गया कि अगर वह चाहें तो फिर उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 67 के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
तो राज्यसभा का पदेन सभापति, तो पदेन सभापति जैसा कि हमने पहले कई बार जिक्र किया है कि पदेन सभापति से तात्पर्य है कि वह उस पद पर रहने के कारण ही सभापति हो जाता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, जबकि उपसभापति का निर्वाचन उसी सदस्यों में से एक किया जाता है। तो धारा नहीं बल्कि अनुच्छेद 89 जो है इसके बारे में प्रावधान करती है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो 89 खंड 1 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, अतः राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। यह बात जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सभापति जो है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। क्यों? जैसा कि लोकसभा में आप देखते हैं कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन राज्यसभा का जो सभापति है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि जो उपसभापति होता है, उपसभापति वह राज्यसभा का सदस्य होता है। अगला प्रश्न है, संसद का एक सदस्य प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है। तो किस मामले में संसद का सदस्य अपना प्रतिरक्षा का दावा कर सकता है या बचाव का दावा कर सकता है? तो यह केवल दीवानी मामलों में जो है अपने बचाव का दावा कर सकता है। अगला प्रश्न है, सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? तो सत्रावसान की जो शक्तियां हैं जो है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सत्रावसान से क्या तात्पर्य है? तो सत्रावसान से तात्पर्य यह है कि लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना, इसे ही सत्रावसान कहा जाता है। तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत यह शक्ति किसे है? राष्ट्रपति को सत्र का समापन करना अर्थात सत्रावसान करना, विघटन करना, यह दोनों ही शक्तियां उसके पास होती हैं। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी है? तो मान लीजिए संसद की कोई बैठक की जानी है और बैठक के लिए न्यूनतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो सदन से कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा कम से कम वहां पर उपस्थित होना ही चाहिए, और यह प्रावधान जो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 100 खंड 3 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होगी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यह प्रश्न अवधारित करता है कि संविधान की 10वीं अनुसूची के अनुसार कोई लोकसभा का सदस्य दल बदल के आधार पर निर्योग्य हो गया है? तो निर्योग्यता का जो है अवधारण किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह अवधारण जो है यह किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय करता है? तो संसद सदस्यों की नियोग्यता का जो निर्धारण है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वह स्वयं अपने मन से नहीं करता, बल्कि इसके लिए वह जो है निर्वाचन आयोग की राय लेता है। तो आयोग की राय के अनुसार जो राष्ट्रपति हैं वही इस बात का निर्णय लेते हैं। तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 103 के अंतर्गत दिया गया है। तो संसद सदस्यों की निरर्हता के प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय के अनुसार करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। दल बदल संबंधी निरर्हता संबंधी प्रश्न का विनिश्चय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयोग की राय यहाँ पर मानने के लिए बाध्य है। प्रावधान देख रहे हैं आप अनुच्छेद 103 के अंतर्गत दिया गया है। अगला प्रश्न है, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में जो प्रावधान है यह आपको अनुच्छेद 105 और 6 के अंतर्गत केंद्र के मामले में अर्थात संसद के मामले में और राज्यों के मामले में अनुच्छेद 194 और 195 के अंतर्गत दिया गया है। तो संसद के मामले में 105 है और राज्य विधानमंडल के मामले में अनुच्छेद 194 और 195। 105 में संसद सदस्यों तथा समितियों के विशेषाधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 106 में संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, अनुच्छेद 194 और 95 में क्रमशः राज्य विधानमंडल के बारे में यही बातें दोनों बताई गई हैं। अगला प्रश्न है, केशव सिंह का मामला किससे संबंधित है? तो केशव सिंह का मामला जो है यह संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित है और यह 1965 का केस है। ये सारे केस ऐसे हैं जो मेंस का एग्जाम होगा उसके लिए लीडिंग होंगे, इसलिए आप इन सबको
जानते समझते रहेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ हमारा 9वां पार्ट समाप्त हुआ और आपने कुल 450 प्रश्नों को देखा है। आप इस पूरी श्रृंखला पर निरंतर बने रहिए। यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि संविधान के सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का संकलन है आपको इसी भी तरीके से देते रहेंगे और आप जो है चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।